माय डियर फ्रेंड, को छोड़कर हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज सुपर टेट का ये अंग्रेजी का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। पिछले दोनों सेट में मैंने कोशिश की कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और इस वाले सेट में भी मैंने यही कोशिश की है कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बराबर मिल रही हैं, जिससे इनकरेजमेंट भी अच्छा खासा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट बनाऊं। बस आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट। आज करने जा रहे हैं थर्ड और आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है आज का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट 3 में एक बार फिर पिछली बार की ही तरह पहला क्वेश्चन पैसेज का है और शुरू करते हैं हम लोग पैसेज। और पैसेज पढ़ने के पहले क्यों ना हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यही बेहतर होता है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमें एक पैसेज करना होता है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन कर लेना चाहिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज बिगेन व्हेन मैन स्टार्टेड। स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज तब शुरू हुआ जब आदमी ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? पैसेज में लिखा होगा आदमी ने कोई चीज़ शुरू की है और वो कब शुरू की है इसके बारे में। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो है किस बात पर कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एंटोनियम। ध्यान रखिएगा, एंटोनियम ऑफ द वर्ड सरप्लस। पैसेज में कहीं पे एक वर्ड मिलेगा सरप्लस, वैसे सरप्लस का जो अभी मतलब हमें समझ में आ रहा है, ऐसे जनरली इसका मतलब होता है एक्सेस या किसी चीज़ की अधिकता। सरप्लस का मतलब हुआ वो क्वांटिटी जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो हमारी नीड से ज़्यादा है। जो सरप्लस है, जो हमारे लिए एक्सेस में है, उसको कहते हैं। अब देखते हैं कि पैसेज में ये किस सेंस में आया हुआ है। चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं पैसेज पे और ये रहा आपका पैसेज आपके सामने और शुरू करते हैं इसको पढ़ना हम लोग धीरे धीरे। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि आदमी ने स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज कब शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इवन इन द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटीज, कह रहे हैं इवन इन द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल satisfy a large part of their material needs by exchanging goods and services। यहाँ हमें आंसर नहीं मिला। Very few people indeed can make for material needs by exchanging goods and services। यहाँ भी आंसर नहीं मिला। Very few people indeed can make for themselves everything they need, all their food, their clothes, their housing, their tools। अब चलिए देखिए, फिर लिखा कि एवर सिंस मैन स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज दे हैव बीन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। आगे लिखा है इंक्रीजिंगली ईच इंडिविजुअल हैज कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट ही कैन डू बेस्ट एंड हैज प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ द स्पेशल गुड्स और सर्विसेज इन विच he has concentrated then he can consume itself। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ से कुछ बात शुरू हो रही है, शायद हमारे काम की हो वो। देखिए यहाँ लिखा है कि द सरप्लस, ठीक है ना, द सरप्लस ही हैज एक्सचेंज्ड विद अदर मेंबर्स। दूसरे मेंबर के साथ उसने जो सरप्लस को एक्सचेंज किया ऑफ द कम्युनिटी, एक्वायरिंग इन एक्सचेंज द थिंग्स नीड अदर हैव प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ गई? तो ये सरप्लस का मतलब क्या हुआ? सरप्लस का मतलब उसके पास जो ज़्यादा पैदा हुआ है, उसके पास जो ज़्यादा प्रोडक्शन, उसकी ज़रूरत से जो ज़्यादा था, वो हुआ सरप्लस के सेंस में। वही वो दूसरों के साथ एक्सचेंज किया करता था। ठीक है, तो उस वाले प्रश्न का आंसर आप लोगों को अभी हम लोगों को नहीं मिला कि कब से हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ मिला हुआ है, एवर सिंस, ये वाला देखिएगा ज़रा ध्यान से, एवर सिंस मैन स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज। जब से इंसान कम्युनिटी में रहना शुरू किया है,
यहाँ लिखा हुआ है कि दे हैव बीन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। तब से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है, कैसे? बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज, स्पेशलाइजेशन के जरिए, और जो उसके पास सरप्लस है वो दूसरों से एक्सचेंज करके। कब से? जब से इंसान क्या कर रहा है? स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज, जब से इंसान सामूहिक जीवन जीने लगा, सहकारिता का जीवन जीने लगा, तब से वो अपनी ज़रूरतों को स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज के जरिए पूरा करता रहा है। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कहा कि स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? बिग इंडस्ट्रीज के साथ शुरू हुआ था ना? कंसंट्रेशन ऑन देयर वर्क, ये भी शुरू हुआ था ना? प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर इंडिविजुअल यूज ना? लिविंग इन कम्युनिटीज, ये है हाँ। तो स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज कब शुरू हुआ था? जब इंसान कम्युनिटीज में रहना शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि which among the following is एंटोनियम ऑफ द वर्ड सरप्लस। सरप्लस का एंटोनियम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सरप्लस का मतलब क्या है। वहाँ पर सरप्लस का मतलब था कि आदमी तब दूसरे लोगों के साथ अपने सरप्लस को एक्सचेंज करने लगा जब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास होने लगा। तो शुरू में जो हम लोगों ने गेस किया था कि सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस होता है, अधिकता होती है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया सरप्लस का मतलब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा जब हमारे पास किसी चीज़ का क्या हो? अभाव हो, या हमारे पास उस चीज़ की कमी हो। तो अभाव के सेंस में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? अभाव के सेंस में हम ले सकते हैं डर्थ को, हम ले सकते हैं लैक, ये कमी हो सकती है हमारे पास, डेफिशिएंसी हो सकती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, डेफिशिएंसी होती है। और स्कार्सिटी को भी हम कहते हैं अभाव या कमी, स्कार्सिटी, ये हो गया कमी के लिए, अभाव के लिए। देखिए इनमें से क्या मिलता है, नहीं तो हो सकता है कोई और ही वर्ड लगा हुआ हो। तो ये लिखा हुआ है प्लेथोरा, मतलब होता है अधिकता, तो ये होगा नहीं। स्कार्सिटी, देखिए अभी मैंने बताया था स्कार्सिटी माने होता है अभाव या कमी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ दी हुई है, ज़रा ध्यान रखिएगा, अबंडेंस भी अधिकता हो जाता है। तो प्लेथोरा और अबंडेंस जो है वो क्या हो गए? ये सिमिलर वर्ड हो गए उसके। ये अधिकता के लिए लगता है, कोई चीज़ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो सिमिलर वर्ड हो गया। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम। डेफिशिएंट का मतलब कम, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? अभाव या कमी, ये क्या होता है? नाउन होता है। तो ये दो वर्ड क्या हैं? उसके सिमिलर हैं, सरप्लस के अपोजिट हैं, ठीक है ना? दो वर्ड सिमिलर सरप्लस के अपोजिट हैं, तो इन दोनों में से आंसर कौन होगा? आंसर डिसाइड करने के लिए देखना पड़ेगा कि सरप्लस क्या है। एक्चुअली सरप्लस इटसेल्फ इज अ नाउन। अगर आपका क्वेश्चन नाउन है तो आपका आंसर क्या होगा? नाउन होगा, फिर एडजेक्टिव नहीं होगा। मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होगा। अगर दूसरा, जैसे क्वेश्चन नाउन का है तो नाउन ही उसका ऑप्शन होगा, एडजेक्टिव उसका ऑप्शन नहीं हो सकता। भले ये दोनों की मीनिंग मिलती जुलती है, लेकिन आपका आंसर बी होगा, डी वाला नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया है? देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या एरर है। द जज हर्ड द आर्गूमेंट्स, जज साहब ने आर्गूमेंट्स सुने। किसके सुने? ऑफ द लायर एंड, लायर के आर्गूमेंट्स सुने। एंड फाउंडेड, और जज साहब को पता चला कि द बॉय वॉज इनोसेंट, कि वो लड़का इनोसेंट है। तो अब ये जो फाउंडेड लिखा हुआ है, बताइए कि इस फाउंडेड का क्या मतलब होगा? तो इस फाउंडेड का मतलब होता है नींव रखना। एक्चुअली देखिए एक वर्ड होता है फाइंड, ठीक है ना? फाइंड, फाइंड माने होता है किसी चीज़ का पता लगाना, हमें किसी चीज़ का ज्ञान हुआ या हमें कोई चीज़ कहीं पर मिल गई। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और एक दूसरी वर्ब होती है
जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, ठीक, इस फाउंड का मतलब होता है नींव रखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखना, किसी चीज़ की स्थापना करना। और फाइंड, फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमको मिलना, या हमें कोई ये नई जानकारी मिलना, या सड़क पे हम कोई चीज़ पा जाते हैं, किसी की गलती वगैरह मिल जाती है, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है। अब सेंटेंस एक बार फिर से देखिए ज़रा, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि जज फाउंडेड, ठीक है ना, जज फाउंडेड, जज को पता चला कि लड़का इनोसेंट है, ना कि जज साहब ने नींव रखी, इसलिए यह फाउंडेड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जज फाउंड दैट, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो इसका हमारा आंसर क्या था, इसका आंसर था बी। लेट्स प्रोसीड एंड वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके किससे रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which is not guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं थी। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी जरूर होगी, तो उसमें क्या पढ़ा है आप लोगों ने, क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये तो थी ही भैया, ये तो ट्रू बात हो गई। एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कही गई है, ये बात एकदम से फॉल्स हो जाती है, ये बात क्या हो जाती है, ये ट्रू हो जाती है। आपका आंसर आपको मिल चुका कि आपका आंसर बी होगा। और देखते हैं, एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड, रोट मेथड मतलब रट्टू तोता बनाने वाला, तो रोट मेथड, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, रोट लर्निंग या रोट मेथड से दूर ले जाना है। तो ये बात भी सही है एनसीएफ के अकॉर्डिंग कि आपको रटने से दूर हटाना है। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ये बात भी ट्रू है। तो सारी बातें ट्रू हो रही हैं, केवल एक बात फॉल्स निकली, कौन सी निकली, ये जो बी वाली बात लिखी गई है ये बात फॉल्स है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में कहीं ये नहीं कहा गया है कि बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसलिए ये आंसर आपका क्या होगा, यही आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है रे। 4 क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, और ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि वी सॉ अ फिल्म व्हिच वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि एबव सेंटेंस इज, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। भाई ये देखिए इसमें कहीं नाट वाट तो लगा नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। बात आई दूसरी वाली कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखिए देखिए एक मेन वर्ब यहाँ लिखी है, और ये लिखा वाज बेस्ड, 2 मेन वर्ब लगी हैं, 2 मेन वर्ब लगी हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस भी नहीं रहा। अब आपका आता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इन दोनों में से कोई एक काम ये होगा। अब ये 2 गुणों में से एक काम कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा व्हिच से। व्हिच क्या है, व्हिच है एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है व्हिच, व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है वो क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है ये, एडजेक्टिव क्लॉज। कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज वाला सेंटेंस क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हुआ बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हाइपरबोल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल एक अंडर स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल ही अंडर स्टेटमेंट नहीं होता, वो एग्जैगरेटेड होता है। ये क्या होता है, अ स्टेटमेंट
मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो हाइपरबोल जो है वो ओवर स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल ये सही बात है दूसरी वाली कि हाइपरबोल एक ओवर स्टेटमेंट होता है, अंडर स्टेटमेंट नहीं होता। तीसरी बात है स्टेटमेंट कंबाइनिंग टू कंट्रास्ट क्वालिटीज। अगर हम दो कंट्रास्ट क्वालिटीज को कंपेयर कर देते हैं तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है ऑक्सीमोरोन। कौन सा हो जाएगा? दिस वन इज ऑक्सीमोरोन नॉट हाइपरबोल। और नन ऑफ द अबव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका आंसर कौन सा हुआ? बी, क्योंकि आप जो हमारा हाइपरबोल होता है, हाइपरबोल इज एन ओवर स्टेटमेंट। ठीक, हाइपरबोल क्या होता है? ये एक ओवर स्टेटमेंट होता है, अंडर स्टेटमेंट नहीं होता, और ये एम्फैटिक होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक थोड़ा स्टैंडर्ड कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या क्या है, एक खाली जगह दी हुई है फिलर की। अब क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ कि आई बॉट बिस्किट्स फॉर माई डॉटर, मैंने अपनी बेटी के लिए बिस्किट खरीदे, बट लगा हुआ है किंतु, मतलब उसको बिस्किट पसंद नहीं होंगे या कुछ और चाहिए उसको। सी वांटेड टॉफ़ी, उसको टॉफ़ी चाहिए थी, डैश इट, मतलब क्या हुआ, उसको बिस्किट की जगह पर टॉफ़ी चाहिए, या फिर हो सकता है कि बिस्किट के साथ टॉफ़ी भी चाहिए, वो बिस्किट में संतुष्ट नहीं थी। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बेस्ट ऑप्शन होगा इंस्टेड ऑफ, के स्थान पर बिस्किट के बदले उसको टॉफ़ी चाहिए। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो ठीक है, बिस्किट के अलावा टॉफ़ी चाहिए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। इन स्पाइट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। तो ये यहाँ पर तो एक्शन का विरोध करने के लिए आता है ना। जैसे मान लें हम कहें कि हमने उसको पर्सनली इनवाइट किया, उसके बावजूद वो नहीं आया, तो ये लगता है कंट्रास्ट आइडियाज़ को एक साथ जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? अपोजिट आइडियाज़ के लिए लगता है। तो यहाँ पे कोई अपोजिट आइडिया तो है नहीं, वैसे भी यहाँ पे बट लगा हुआ है। चलिए यहाँ प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? इन एडिशन टू। बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? इन एडिशन टू, मतलब आपको आप एक चीज़ मिली है, आप उसमें संतुष्ट नहीं है, आपको कुछ और भी चाहिए। तो उसको बिस्किट मिला था, उसको बिस्किट में संतुष्टि नहीं थी, उसको टॉफ़ी भी चाहिए थी। तो ये तो हमारा ठीक है, चल जाएगा। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, मतलब हुआ किसी के बगल में, बाय द साइड ऑफ। तो ये प्लेस के लिए लगता है, आप किसी के बगल में बैठे हुए हैं तो उसके लिए लगाया जाता है, ये यहाँ पर फिट नहीं है। ठीक है, फॉर मतलब यहाँ लगाना ही नहीं, फिर फॉर तो फिलहाल लग ही नहीं सकता है। चलिए आपके पास अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है? हमारे पास ऑप्शन बचा केवल यही वाला, सुटेबल लगाने के लिए, कि मैं उसके लिए बिस्किट खरीदा था लेकिन उसको बिस्किट के अलावा टॉफ़ी भी चाहिए थी। तो ये फिलहाल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। हाँ, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ होता तो इससे भी बेहतर ऑप्शन होता, पर वो है नहीं, तो आपको यही वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन और बचेंगे। इसमें वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है, एक बार फिर खाली जगह दिया हुआ है, और आपको भरना क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई वाइफ एंड आई, कौन कौन लोग हैं ध्यान रखिएगा। माई वाइफ एंड आई हैव अरेंज एवरीथिंग डैश फॉर दिस ग्रैंड ओकेजन, इस ग्रैंड ओकेजन के लिए मैंने और मेरी पत्नी ने ये सारा इंतज़ाम किया है। उसके बाद दिया हुआ है क्या? 4 के चारों फिलर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, आर सेल्फ है, माई सेल्फ है। तो अब ये देखना है, 4 के चारों है तो रिफ्लेक्सिव, यहाँ ये रोल तो देखना नहीं है, बस ये देखना है कि यहाँ जो रिफ्लेक्सिव लगाना है हमें, वो किसके लिए लगाना है? वाइफ के लिए लगाना है, या आई के लिए लगाना है, या फिर दोनों के लिए लगाना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों के लिए लगाना है? देखिए इन दोनों को जोड़ा गया है एंड से, अगर एंड से जोड़ा गया है तो माई वाइफ एंड आई, तो माई वाइफ क्या हो गई? माई वाइफ हो गई सी, एंड आई हो गया तो ये आई है, और सी और आई मिलकर के क्या बनेंगे? वी बन जाते हैं। तो हमें जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ लगाना है वो वी का लगाना होगा। ठीक है, दोनों को मिला के। तो हर सेल्फ करेंगे तो केवल मेरी वाइफ का होगा, मेरा योगदान नहीं होगा, तो इसमें एंड लगाना फिर बेकार हो जाएगा। अगर एंड से दोनों जुड़े हुए तो इसका मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए केवल हर सेल्फ नहीं, एक कोई नहीं होगा, ना हर सेल्फ होगा ना माई सेल्फ होगा। अब बात आती है कि देम सेल्फ्स होगा या आर सेल्फ्स होगा। तो चूंकि इसमें आई भी एक कैंडिडेट है ना, आई भी एक कैंडिडेट है, तो आई के होते हुए फिलहाल देम नहीं हो सकता। अगर आई लगा हुआ है तो क्या होगा? वी होगा। तो यहाँ पर जो सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? आर सेल्फ्स होगा। ठीक है ना, क्या आना चाहिए यहाँ पर? आर सेल्फ्स होगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर कौन सा सही रहा इसमें आपका आंसर सही रहा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। वंस मोर ऑन योर स्क्रीन। अमंग द 20 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, ठीक। अमंग द 20 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सम हैव एग्रीड टू डोनेट फॉर द चैरिटी। सम हैव एग्रीड टू डोनेट फॉर द चैरिटी। यहाँ इन्होंने पूछा है कि सम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सम। तो आप सेंटेंस में सम का प्लेसमेंट देखिए, उसका फंक्शन देखिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो है क्या। एक्चुअली जो इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सम लिखा है, ठीक है, जैसे मेनी लिखा है, जैसे मच लिखा है, जैसे एनफ लिखा है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो समटाइम्स प्रोनाउन हो जाते हैं, समटाइम्स ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, समटाइम्स ये एडवर्ब भी हो जाते हैं। अब सम तो नहीं हो पाएगा एडवर्ब, लेकिन मेनी भी नहीं हो पाएगा, लेकिन और वर्ड हैं जैसे एनफ है, मच है, वो एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब तीन के तीनों बन जाते हैं। तो you will have to decide their part of speech by notifying their place। वो place and function वो कहाँ पे लगा हुआ है और क्या काम कर रहा है, ये देख करके ही आप उसके काम को, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिसाइड होगा ये देखिए, सम लगा कहाँ हुआ है, ये सम है, और सम ये नहीं है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में था, हमने गलत जगह लगा दिया, ये सम लिखा हुआ है आपका। सम के बाद क्या लगा है, हैव एग्रीड। सम के बाद क्या लगी है, वर्ब लगी है। अगर सम वर्ब है तो इसकी जगह ये सब किसकी जगह पर लगा होगा, सब्जेक्ट की जगह लगा होगा। तो अगर अकेले सम लिखा हुआ है और सम के बाद सीधे वर्ब लग गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर सम लिखा होता और सम के बाद कोई नाउन लगा होता, ठीक है, फिर से लिखूँ, ये सम अकेले लिखा हो और उसके बाद वर्ब लगी हो, या फिर सम के साथ कोई नाउन लगा हो, इन दोनों कंडीशंस में सम का पार्ट ऑफ स्पीच अलग होगा। जब सम के साथ कोई नाउन लगा होगा, ठीक है, जब सम के साथ कोई नाउन लगा होगा तो सम एडजेक्टिव होगा, और अगर सम के साथ कोई वर्ब लगी है, सीधे वर्ब लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन की जगह पर काम कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इस सम में नाउन भी इंक्लूड है। तो अगर ये नाउन की जगह पर काम कर रहा है तो ये प्रोनाउन होगा। वंस मोर देखते हैं कैसे ये नाउन की जगह पर काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है 20 स्टूडेंट्स है इस क्लास में, और कुछ इस बात से सहमत हैं, तो कुछ कौन, यहाँ सम का मतलब हो रहा है सम स्टूडेंट्स। हालांकि स्टूडेंट्स लिखा नहीं है, लेकिन सम से स्टूडेंट्स का सेंस क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। सम दोनों को कवर कर रहा है, इसलिए ये क्या माना जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये होगा प्रोनाउन, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिरी का क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ ड्यूरिंग द मानसून मेनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। मानसून के सीजन में कई सारी नदियां अपने बैंक को ओवरफ्लो कर जाती हैं। अंडरलाइन पार्ट की क्या बनानी है, पास्ट टेंस बनानी है। तो ओवरफ्लो की पास्ट टेंस आपको बनानी होगी। तो ओवरफ्लो की पास्ट टेंस क्या होगी, तो आप फ्लो की पास्ट टेंस निकालिए। फ्लो की पास्ट टेंस क्या होती है, फ्लो की पास्ट टेंस क्या होगी, फ्लो की सेकेंड फॉर्म होगी फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। क्या होगा, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ये होता है फ्लो की पास्ट टेंस, आप याद रखिएगा। अगर आप फ्लाई सोच रहे होंगे तो याद रखिएगा फ्लाई की क्या होती है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ठीक है, ये फ्लाई की होती है। जो फ्लू और फ्लोन है वो फ्लाई की होती है, और फ्लो की क्या होती है, फ्लोड और फ्लोड। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होने का डर रहता है। एक्चुअली हम लोगों से गड़बड़ी क्या होती है, देखिए जैसे आप इसी तरह की स्पेलिंग वाला एक दूसरा वर्ड देख लीजिए, आप उसे मैच करिएगा। एक कबूतर उड़ वाला खेल देखिए, जैसे होता है ब्लो, ठीक है, ब्लो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। जैसे KNOW है नो, नो का क्या होता है, नो, न्यू, नोन, ठीक है। तो ब्लो, ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, नो, न्यू, नोन। ऐसे ही जब आ जाता है फ्लो, तो आदमी फ्लो में बोल देता है फ्लो, फ्लू, फ्लोन, जबकि ये फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता है। फ्लो में क्या लगता है, ED लगता है। और फ्लाई वाले में जो इस तरह से बनता है वो किसका बनता है, फ्लाई का। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन होगा, नो, न्यू, नोन होगा, और फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होगा। जबकि फ्लो वाले में फ्लू, फ्लोन नहीं होता, बल्कि फ्लोड और फ्लोड होता है, ठीक है। तो यहीं पे अगर आपसे धोखा हुई होगी तो हुई होगी, अगर हुई है तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि आप इस तरह की गलती करेंगे। ओवरफ्लो,
ठीक। ओवरफ्लो का सेकेंड फॉर्म जो होगी या थर्ड फॉर्म जो पास्ट टेंस होगी वो क्या होगी, ओवरफ्लोड। तो हम फ्लो में क्या लगा दें, ईडी लगा दें। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये ओवरफ्लो नहीं होगा, ये फ्लाई का होता, ये फ्लोन थर्ड फॉर्म होती है फ्लाई की, ठीक। ये सब नहीं होंगे और फ्लोवेन तो किसी कीमत पर होना ही नहीं था। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस आज के, ठीक। उम्मीद है इन 10 क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत कुछ यूज़फुल मिला होगा और इसी तरह से 10 यूज़फुल क्वेश्चन लेकर के फिर हम चौथे सेट में आएंगे। वो चौथा सेट हमने बना लिया है, तैयार है ऑलरेडी, वो किसी भी दिन डिस्कस करा देंगे, आप लोगों को भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन आप लोग निकाल ही ले रहे होंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन करके ही इसको करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं यही बात बार बार कहता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।